नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में आज हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं अपने नए सेशन की। ये फर्स्ट सेशन है और आप पहली बार आज यहाँ पर हिंदी पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपकी जो हिंदी सब्जेक्ट है, इसमें आपके सेम फिर से वही 3 बुकें हैं। पहली आपकी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 और दूसरी आपकी बाल महाभारत कथा और तीसरी है आपकी हिंदी व्याकरण की बुक। तो देखिए हिंदी का जो आपका लिटरेचर से जुड़ा हुआ पार्ट है, यानी कि आपकी वसंत पाठ्य पुस्तिका या आपकी बाल महाभारत कथा, उसको हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं भाषा, यानी कि जिसको हम पढ़ रहे हैं लैंग्वेज, यानी कि हम भाषा के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। क्योंकि देखिए आप क्लास 7th में तो आ गए हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं, कुछ बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी होती है। आप उसको अच्छे से याद नहीं कर पाते। तो आगे अगर क्लास में बढ़ना है तो आपका बेस जो है वो मजबूत होना चाहिए। आपको जो शुरुआती ज्ञान है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आपको होना चाहिए। तो देखिए जो आपका हिंदी है, हिंदी आपकी एक भाषा है, एक क्या है, लैंग्वेज है। तो भाषा क्या होती है सबसे पहले हम ये जानेंगे, उसके बाद हम भाषा के रूपों को जानेंगे, उसके बाद हम भाषा के एक तरह से भाषा में व्याकरण का क्या महत्व है उसको हम जानेंगे। तो देखिए सबसे ज्यादा जरूरी टॉपिक आपका ये पहला चैप्टर है आपके हिंदी व्याकरण का, भाषा, लिपि और व्याकरण। तो देखिए इसमें हम भाषा के बारे में सबसे पहले जानेंगे, फिर हम लिपि किसे कहते हैं, फिर हम व्याकरण क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए आप सभी को पता है जो मनुष्य होता है, एक इंसान जो है वो क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। वो समाज में रहता है। छोटे से ही सबसे पहले वो एक फैमिली में धीरे धीरे बड़ा होता है, बहुत सारी बातें वो सीखता है परिवार में। एक तरह से परिवार में बातचीत करना, अपनी भाषा बोलना चालना वो वहीं से सीखता है। उसके बाद धीरे धीरे वो पास पड़ोस के बच्चों से बात करता है, फिर स्कूल जाता है, फिर धीरे धीरे इस तरह से उसका समाज के साथ इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय होता रहता है और फिर वो एक तरह से समाज का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है। तो यहाँ पर जब मनुष्य को समाज में जाना होता है तो हर जगह उसको लोग मिलते हैं, बातचीत करनी होती है, अपने मन की किसी भी टॉपिक पर बात करनी होती है। जैसे सबसे पहले जब आप स्कूल जाते हैं, भले ही आप बहुत छोटे होते हैं, तो सबसे पहले स्कूल जाकर आपको आपका नाम पूछा जाता है। फिर धीरे धीरे आपको चीजें सिखाई जाती हैं, नैतिक मूल्य सिखाए जाते हैं कि कैसे आपको अपने बड़ों का आदर करना है, कैसे छोटी छोटी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। तो इन सभी बातों का साधन क्या है, कैसे आपको ये सारी बातें बताई जाती हैं, तो कैसे एक मनुष्य अपने विचारों को, अपने मन के भावों को, अपनी बात को दूसरों के सामने रखता है, तो उसी का ये माध्यम है, उसी का एक साधन है भाषा, लैंग्वेज। अब जरूरी है कि यहाँ पर हिंदी भाषा की ही बात हम कर रहे हैं, क्योंकि हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, हम भाषा पढ़ रहे हैं, तो भाषा के विषय में जानना तो जरूरी है। इसीलिए अब चाहे यहाँ पर वो फिर हिंदी हो या अंग्रेजी हो या उर्दू हो, पंजाबी हो या फ्रेंच हो या आपकी कोई और लैंग्वेज, तो इस तरह से भाषा क्या करती है, भाषा हमारे भावों और विचारों के आदान प्रदान का एक साधन होती है। देखिए आज आपका हिंदी का फर्स्ट सेशन है क्लास 7th में। क्लास 6 में भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है और आप लोग आज फिर से एक न्यू नोटबुक बनाएंगे, क्योंकि हिंदी व्याकरण से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हिंदी व्याकरण की ही आप एक न्यू नोटबुक आज बनाएंगे और उसमें सबसे पहला आप चैप्टर ये लिखेंगे। तो इस चैप्टर का पहला जो आपका एक तरह से पार्ट होगा वो होगा हेडिंग भाषा, और उसमें आप भाषा की परिभाषा यहाँ से नोट करेंगे। और ये जो भी काम में यहाँ पर आपको कराया जा रहा है, जो भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही है, सारी चीजें नोट डाउन करनी है, घर पर पढ़नी है। कोई भी डाउट होता है नेक्स्ट सेशन में वो डाउट क्लियर करना है साथ के साथ। यानी कि ऐसे नहीं है कि क्लास में आए और बैठ गए और केवल 30-35 मिनट आपने वेस्ट किए और उसके बाद आपने एक तरह से घर चले गए। तो ऐसा नहीं करना है। जो भी पढ़ाया जाता है उसको
नोट डाउन जरूर करें। तो जैसे यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, भावों विचारों के आदान प्रदान का साधन है भाषा। भाषा के माध्यम से ही हम एक दूसरे के भावों को जानते हैं, एक दूसरे के मन की बातों को जानते हैं, विचारों को जानते हैं, इंफॉर्मेशन हमें मिलती है भाषा के द्वारा ही। तो ये आप नोट डाउन जरूर करें। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, देखिए ये सारी चीजें मैं आपको पॉइंट्स में इसलिए यहाँ पर बता रही हूँ क्योंकि कोई भी चीज अगर हम पॉइंट्स में लिखते हैं तो वो हमें जल्दी से याद हो जाती है, हम उसको जल्दी से एक तरह से जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, जल्दी से हमें याद हो जाती है। तो दूसरी चीज मैंने यहाँ पर आपको बताई, देखिए भाषा जो है सबसे पहले तो विचारों के आदान प्रदान का साधन है। दूसरा, भारत के विभिन्न देशों में, विभिन्न प्रदेशों में, क्योंकि भारत आप और सभी राज्यों में आपने देखा है कि ज्यादातर अलग अलग तरह की भाषाएं, अलग अलग तरह की बोलियां बोली जाती हैं। तो आपने देखा होगा कि पंजाब में ज्यादातर लोग पंजाबी बोलते हैं, ठीक है, राजस्थान में ज्यादातर लोग राजस्थानी बोलते हैं, जो आपका तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, यहाँ पर इन लोगों की लैंग्वेज सबकी अलग अलग होती है, तमिल होती है, कन्नड़ होती है, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप अपने उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर भी जो पहाड़ी हिंदी यानी कि उपभाषा गढ़वाली और कुमाऊनी, ये यहाँ पर बोली जाती है, ठीक है। अब इनको कहते हैं बोलियां, ये मैं आगे यहाँ पर आपको क्लियर करूंगी। तो इस तरह से भारत के विभिन्न प्रदेशों, भारत में जितने भी बहुत सारे अलग अलग प्रदेश हैं, यहाँ पर सबकी अपनी अपनी अलग अलग क्या है, भाषाएं हैं, अपनी अलग अलग ये जो भाषा बोलते हैं। तो जैसे राजस्थान में और भी इस तरह की विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं भारत में। तो देखिए ये भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन जो भाषाएं जिनको हम लिख सकते हैं, जिनमें साहित्य की रचना की जा सकती है, यानी कि जिनके लिपि चिन्ह होते हैं, उन भाषाओं को क्या है, भारत में मान्यता प्राप्त है। यानी कि उन भाषाओं में हम साहित्य की रचना कर सकते हैं, कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, कोई भी गाना लिख सकते हैं, कोई भी एक तरह से कोई भी चीज, कहानी लिख सकते हैं, कविता लिख सकते हैं। तो इस तरह की जो भारत में टोटल 22 भाषाएं हैं जिनको मान्यता प्राप्त है। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं जिनको भारत में मान्यता प्राप्त है, जो भारत के विभिन्न प्रदेश हैं, यहाँ पर जो अलग अलग बोली जाती है। मैं देख पा रही हूँ कि बच्चे नोट डाउन नहीं कर रहे हैं, कुछ बच्चे नोट डाउन नहीं कर रहे हैं। अगला देखिए, विश्व में और भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, क्योंकि विश्व में बहुत सारे देश हैं और हमारे देश में ज्यादातर जो विश्व की दूसरी भाषा जैसे अंग्रेजी भी बोली जाती है। ये भी आजकल एक कॉमन लैंग्वेज हो चुकी है। अंग्रेजी भी आपने देखा होगा, ज्यादातर जो एक तरह से अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि स्कूल में सारे सब्जेक्ट, सारी चीजें अब उनकी इंग्लिश में होती है। तो विश्व में दूसरी बहुत सारी और भी भाषाएं बोली जाती है, फ्रेंच बोली जाती है, जर्मन बोली जाती है, और भी बहुत सारे जो देश हैं। तो फ्रेंच और जर्मन, इंग्लिश, अब ये हमारे भारत में भी एक तरह से कॉमन लैंग्वेज हो रही है, स्कूल में सिलेबस भी इनका होता है। तो इस तरह से बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जो दूसरी भाषाएं भी हमारे देश में बोली जाती है। अब इसके बाद आता है भाषा के रूप। भाषा के, देखिए ये चीजें आपने क्लास 1, 2, 3 में भी पढ़ी है, सबने पढ़ी है ये चीजें, लेकिन क्या होता है कि बच्चे भूल जाते हैं। ऐसी क्लासेस हैं जिसमें आपको क्या है कि आपने जो कुछ भी 5th तक पढ़ा है, आपको उसको एक बार रिवाइज करना है और उसके बाद आपने अगली जो आपकी सीनियर क्लासेस हैं उनके लिए तैयार होना है, क्योंकि अब ये चीजें आपको बार बार आगे नहीं पढ़ाई जाएंगी। तो यहाँ पर ये जो आपने बचपन में पढ़ा है, भाषा के रूप, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा के कितने रूप बताए गए हैं? भाषा के मुख्य रूप से 2 रूप बताए गए हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो देखिए जो मौखिक भाषा होती है, मौखिक भाषा यानी कि जिसमें हम बोलकर अपने भावों को, अपने मन के विचारों को व्यक्त करते हैं। मौखिक भाषा यानी कि मुंह से बोलकर अपने भावों को व्यक्त करते हैं। तो देखिए यह भाषा का प्राचीनतम रूप है। तो अगर आपने
पढ़ा होगा क्लास 6 में अपना चैप्टर अक्षरों का महत्व। तो उसमें आपको पता चलेगा कि इसको प्राचीनतम भाषा का रूप क्यों कहते हैं। क्योंकि देखिए, जब मनुष्य पढ़ना लिखना नहीं जानता था, मनुष्य को अक्षर ज्ञान नहीं था, अक्षरों का ज्ञान मनुष्य को नहीं था, उस समय पर भी मनुष्य अपने मन के भावों को, अपने विचारों को व्यक्त करता था। कैसे करता था? भाषा के माध्यम से। लेकिन वो भाषा कैसी थी? मौखिक भाषा थी। यानी कि उसको ध्वनि चिन्ह नहीं पता थे, उसको अक्षर, उसको लिपि नहीं पता थी, उसको लिखना नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो अपने भावों को, अपने विचारों को व्यक्त करता था, अपने विचारों का आदान प्रदान करता था। तो ये क्या थी? मौखिक भाषा थी। वो कुछ साउंड सुन के निकलते थे, कुछ ध्वनियां उनके मुख से निकलती थी। और आपने देखा होगा कि आज भी जो चिड़िया होती है, कौवे होते हैं या पशु पक्षी जितने भी होते हैं, उनकी क्या होती है? अपनी एक भाषा होती है, अपनी एक ध्वनि चिन्ह, एक तरह की ध्वनियां वो निकालते हैं और उन्हीं ध्वनियों के माध्यम से वो एक दूसरे की बात को समझते हैं। लेकिन उन ध्वनियों को भाषा नहीं कहा जाता। उन ध्वनियों को भाषा इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनके ध्वनि चिन्ह नहीं है, उनको हम लिख नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो मौखिक भाषा है, ये प्राचीनतम भाषा का एक रूप है, पुरानी भाषा है। और जब तक मनुष्य लिखना नहीं जानता था, तब वह बोलकर ही अपने भावों को व्यक्त करता था। यानी कि किसी भी चीज के बारे में जब वो बात करता था, तो वो बोलकर ही अपने भावों को व्यक्त करता था, अपने विचारों का आदान प्रदान करता था। तो उसे कहते हैं मौखिक भाषा। अभी देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है? अगर मैंने ये चीजें नहीं लिखी होती, ये केवल मैं आपको मुंह से बता रही होती एक्सप्लेन करके, तो ये मौखिक भाषा। लेकिन मैंने साथ में ही आपको ये चीजें लिखकर भी यहाँ पर दी है, जिसको आप नोट डाउन कर रहे हैं, जिसको आप पढ़ पा रहे हैं। तो ये है लिखित भाषा। ये क्या है? लिखित भाषा। यानी कि भाषा का दूसरा रूप है लिखित भाषा, जिसमें हम क्या करते हैं? अपने मन के भावों को, अपने विचारों का आदान प्रदान हम लिखकर, यानी कि लिखित रूप से करते हैं, जिसको इंसान पढ़ सकता है, समझ सकता है, उसी को लिखित भाषा कहते हैं। अब देखिए, सुबह सुबह आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एग्जाम्पल लिखित भाषा का। जब सुबह सुबह आप उठते हैं तो आप उठाते हैं, उसको पढ़ते हैं, बहुत सारी बातें, इंफॉर्मेशन, न्यूज उसमें लिखी होती है। वो क्या है? भाषा का लिखित माध्यम है। भाषा का पाठ्य पुस्तिका से कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो क्या है? भाषा का लिखित माध्यम है। अगर मैंने यहाँ पर ये आपको लिख कर दिया है, आप इसको पढ़ रहे हैं और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर रहे हैं, तो ये भाषा का लिखित रूप है, ठीक है? जिसमें अपने विचारों का आदान प्रदान हम लिखित रूप में करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, न्यूज़पेपर, आपकी जो बुक्स है वो, ठीक है? और इसी तरह से मौखिक भाषा के एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि रेडियो पर आप न्यूज सुनते हैं, रेडियो पर आप कहानी सुनते हैं, रेडियो पर आप क्रिकेट कमेंट्री सुनते हैं, रेडियो पर आप एडवर्टाइजमेंट सुनते हैं। तो ये सब है भाषा के मौखिक रूप। तो इस तरह से दो जो मुख्य रूप है भाषा के, वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। और ये सब आपने नोट डाउन भी करना है। सभी बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं ना यहाँ पर? यस, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपने नोट डाउन भी करना है, इसे लिखना भी है अपनी कॉपी में। उसके बाद देखिए, आपने देखा होगा सांकेतिक भाषा भी एक हमारी भाषा होती है। तो सांकेतिक भाषा में क्या करते हैं? कुछ संकेत होते हैं। जैसे अगर हमने इधर एरो लगाया है और हमने लिखा है विद्यालय, तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेफ्ट साइड में, यानी कि इस तरफ को क्या है? आपका विद्यालय है। अगर एरो लगा हुआ है इस तरह से सीधा, तो आप बोलेंगे कि सीधा जाकर आपको सीधा जाना है। यानी कि आपने रोडों पर देखा होगा कि जो बोर्ड लगे होते हैं और उन बोर्ड में जगहों की नाम लिखे रहते हैं कि आपको इस तरफ जाना है, यहाँ जाना है तो आपको राइट जाना है,
अगर आपको यहाँ जाना है तो आपको लेफ्ट जाना है, अगर आपको यहाँ जाना है तो आप आगे से सीधा जाएंगे, अगर आपने किसी मंदिर में जाना है तो आप यहाँ से राइट जाएंगे। तो इस तरह के आपने काफी सारे जो संकेत है, संकेत चिन्ह है, वो लगे हुए देखे होंगे। यू टर्न का संकेत रहता है, नो पार्किंग का संकेत रहता है, इस तरह से आप देखते होंगे, इस तरह से बनाया रहता है और उसको इस तरह से कट किया रहता है, यानी कि यहाँ पर आपको पार्किंग उपलब्ध नहीं है, नो पार्किंग का साइन है ये, ठीक है। और इस तरह से ये है आपकी सांकेतिक भाषा, जहां पर आपको संकेतों से बताया जाता है। फिर आपको अगर यू टर्न लेना है तो आगे इस तरह का चिन्ह बना रहता है कि हाँ, आगे जाकर आपको इस तरह से यू टर्न मिलेगा, यानी कि आप वहां से वापस लौट सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी सांकेतिक भाषा, इसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम संकेतों के द्वारा अपनी बातों को, अपने भावों को, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, वो है सांकेतिक भाषा। और एग्जाम्पल आप इस तरह से यहाँ पर लिख, ठीक है। तो इस तरह से भाषा के जो, भाषा क्या होती है, भाषा के मुख्यतः कितने रूप होते हैं, ये हमने पढ़ा। और ये आप लोग इसको नोट डाउन भी साथ के साथ करेंगे, नोट डाउन जरूर करेंगे। चाहे आपके पास अभी फेयर नोटबुक नहीं है तो रफ नोटबुक में नोट करेंगे, घर जाकर उसको फेयर करेंगे, क्योंकि अब हिंदी के सेशंस अगर आपके स्टार्ट हो गए हैं तो अब आपके हिंदी सब्जेक्ट की पढ़ाई शुरू हो गई है। 2 नोटबुक आपने बनानी है, एक आपने बनानी है आपकी वसंत पाठ्य पुस्तिका के लिए, यानी कि आपके लिटरेचर की एक नोटबुक होगी, और एक होगी आपके हिंदी व्याकरण की। तो ये काम जो आपने करना है वो आपने हिंदी व्याकरण की कॉपी में करना है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर मौखिक भाषा और लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा हमने पढ़ी। अब देखिए, इसके बाद भाषा के बाद आती है बोलियां। तो जैसे हमने कहा भाषाओं की भी कुछ उपभाषाएं होती है, भाषाओं की भी कुछ उपभाषा होती है। जैसे हमारी एक तरह से हिंदी भाषा है, तो उसको अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो हम उसमें कहेंगे पहाड़ी हिंदी, ठीक है। पहाड़ी हिंदी में आपकी 2 तरह की बोलियां आती है, एक आती है आपकी गढ़वाली और एक आती है आपकी कुमाऊनी, ठीक है। इसी तरह से जो आपका बिहार है वहां पर जो बोली जाती है वो है भोजपुरी, मैथिली, ठीक है, और अवधी। और अगर आप राजस्थान की तरफ चले जाएं तो वहां पर मारवाड़ी, पंजाब की तरफ चले जाएं तो पंजाबी, उसमें भी और भी बहुत सारी बोलियां होती हैं, बहुत सारी अलग अलग। देखिए, जो एक तरह से क्षेत्र विशेष, यहाँ पर देखिए एक लाइन में मैंने आपके लिए लिखा है कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, क्षेत्रीय रूप को, यानी कि किसी भी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा। एक निश्चित क्षेत्र में आपने देखा होगा कि जैसे मैंने आपको बता दिया कि कुमाऊनी और गढ़वाली है बोलियां, ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि अगर आप कुमाऊं में चले जाएं, चाहे आप गढ़वाल में चले जाएं, वहां पे भी क्या होता है कि बोलने का तरीका आपको हर एक थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस के बाद चेंज लगता है। अगर आप अल्मोड़ा की तरफ जाएंगे वहां पर आपको जो वहां की कुमाऊनी भाषा है उनका बोलने का तरीका अलग है, कुछ शब्द जो है वो अलग है। अगर आप पिथौरागढ़ की तरफ चले जाओ तो वहां पर कुछ और तरीके से बोला जाता है, कुछ जो टोन है वो चेंज रहती है। इसी तरह से अगर आप गढ़वाल में जाते हैं, गढ़वाल में जाते हैं तो गढ़वाल में भी थोड़ा थोड़ा, अगर आप टिहरी की तरफ चले जाओ या अगर आप पौड़ी की तरफ चले जाओ, अगर आप उत्तरकाशी की तरफ चले जाओ, तो आपको जो लैंग्वेज में चेंजेस है वो आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यही है बोलियां, कि जहां पर हम कुछ भाषा के क्षेत्रीय रूप को, यानी कि जो क्षेत्र विशेष में बोली जाती है भाषा, वो क्या होती है, आपकी बोली कहलाती है। तो ये आप नोट डाउन कर रहे हैं सभी, क्योंकि नोट डाउन आपने साथ के साथ करना है। ये आपने अभी, चाहे अगर आपके पास फेयर नोटबुक नहीं है तो आप रफ में नोट करेंगे, लेकिन नोट डाउन करेंगे। और जब नोट डाउन हो जाएगा तो इस तरह से हैंड रेज करेंगे, यस। अगर नोट डाउन हो गया हो तो हैंड रेज करेंगे। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, और बहुत सारी जो बोलियां हैं हमारे भारत में भी। चलिए, उसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है लिपि। उसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है लिपि। ये नोट डाउन कर लिया सभी ने?
वेरी गुड। उसके बाद अगला टॉपिक आता है लिपि। अब लिपि क्या होती है? जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी जो बच्चा होता है वो बोलना सीखता है तो वो क्या करता है, कुछ ध्वनियां अपने मुख से निकालता है। ठीक है, क्या करता है, कुछ ध्वनियां अपने मुख से निकालता है। और भाषा की वही जो ध्वनियां हैं, भाषा की वो जो ध्वनियां हैं, उन ध्वनियों को प्रकट करने के लिए एक तरह से निश्चित किए गए जो चिन्ह होते हैं, यानी कि निर्धारित किए गए जो चिन्ह होते हैं, उन्हें हम कहते हैं लिपि। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए, ये इसको नोट डाउन करेंगे आप पहले, और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर केवल एक छोटी सी लाइन और लिखाऊंगी, उसको भी आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि। उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। ये जो आप लिखेंगे उसके बाद आप इसको भी लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से ब्रैकेट बंद कर सकते हैं ताकि आपको याद हो जाए। इस तरह से अलग से ब्रैकेट बंद कर सकते हैं या ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, अच्छा और भी सुंदर लगेगा अच्छे से लिखने के लिए। तो भाषा की ध्वनियों को एक तरह से प्रकट करने के लिए जिन निश्चित कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए होते हैं उन्हें लिपि कहा जाता है। जैसे चिन्ह निर्धारित करने की बात मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि जैसे यहाँ पर मैंने अगर आपको कहा कि ध्वनि है अ की, ठीक है, तो उसके लिए हमने कुछ चिन्ह निर्धारित किए हैं इस तरह से। ठीक है, अगर क की ध्वनि है तो ये कुछ ध्वनि चिन्ह हैं, इनकी कुछ अपनी लिपियां हैं कि इनको कैसे लिखना है। तो ये केवल मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, ये आप इसको नहीं यहाँ पर लिखेंगे, केवल आप इतना लिखेंगे कि ध्वनियों को प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। और ब्रैकेट में एक लाइन में भी लिख सकते हैं, उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। यानी कि जो भी ध्वनि हम उच्चारित कर रहे हैं उनको लिखने की विधि लिपि कहलाती है। नीचे क्या, रुद्रप्रयाग, जीआईसी रुद्रप्रयाग। बच्चे आप नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं बच्चे, 6th क्लास में भी सेम टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया है तो आप लोगों को याद होगा, क्योंकि स्टार्टिंग जो शुरुआत होती है हमारी भाषा की वो यहीं से होती है। चैप्टर की शुरुआत मैंने 6th क्लास में भी आपके बिल्कुल इसी टॉपिक से करवाई है। तो जो भी बच्चे बैठे हैं बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनेंगे, क्योंकि जो आपकी पढ़ाई होती है वो कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ऐसा बताया जा रहा है जो आपके लायक नहीं है या आपके पढ़ने के लायक नहीं है। ठीक है, तो ये आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। भाषा की ध्वनियों को मौखिक रूप प्रकट करने के लिए जो हम एक तरह से जो हम मुंह से मौखिक रूप को प्रकट करने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए होते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। ये नोट डाउन करेंगे आप सभी। और जो कुछ प्रमुख भाषाएं हैं उनकी लिपियां भी, जैसे आपकी हिंदी भाषा है, ये आप नोट डाउन करेंगे। हिंदी भाषा की जो आपकी लिपि है वो क्या है, देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। इसी तरह से अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, रोमन। और आपकी जो उर्दू भाषा है, उर्दू भाषा की लिपि क्या है, उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। ये नोट डाउन करेंगे सभी, उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। इसी तरह से पंजाबी भाषा,
क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी, इसी तरह से बंगाली भाषा की लिपि है, बंगाली भाषा की लिपि है बांग्ला। ठीक है, इसी तरह से आपकी जो नेपाली भाषा है, नेपाली भाषा की लिपि भी देवनागरी है। आपकी जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी है। तो ये जरूर आप नोट डाउन करेंगे। कुछ जो भाषाएं हैं उनकी लिपियां हमने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, ये सभी नोट डाउन करेंगे साथ में इसको। सबसे पहले आप परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद जो एक लाइन की परिभाषा लिखवाई है मैंने वो, और फिर लिखेंगे कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपियां इस प्रकार से है। ठीक है, तो हिंदी भाषा की लिपि याद भी करना है आपने, ये केवल लिखना नहीं है, ये याद भी करना है। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन, उर्दू भाषा की लिपि है फारसी, और इसी तरह से पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी, बंगाली भाषा की लिपि है बंगला, नेपाली भाषा की लिपि है देवनागरी, संस्कृत भाषा की लिपि भी है देवनागरी, और इस तरह से बहुत सारी और भी भाषाएं हैं। तो केवल आपने यहाँ पर अभी इन कुछ भाषाओं की लिपियों को याद करना है। ठीक है, तो ये आज हमने यहाँ पर जो हिंदी में 3 चीजें जो हमने यहाँ पर मेन पढ़ी, वो सबसे पहले हमने पढ़ी भाषा। भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरा पढ़ा भाषा के रूप, कितने रूप होते हैं, यानी कि कितने तरह से हम अपने भावों को, अपने विचारों को, अपने मन की बातों को या इंफॉर्मेशंस को, कोई भी सूचना का आदान प्रदान हम कैसे करते हैं, हम करते हैं भाषा के माध्यम से। और उसके 2 मुख्य रूप मैंने आपको बताए, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जैसे एक मैं आपको यहाँ पर बोलकर बता रही हूं और दूसरा मैं यहाँ पर आपको लिख कर बता रही हूँ। ठीक है ना, तो ये मौखिक और लिखित भाषा। उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ी सबसे मेन चीज जो दूसरी है, बोलियां। ठीक है, बोली किसे कहते हैं। और उसके बाद तीसरी जो मेन चीज पढ़ी वो है लिपि। तो सबसे यहाँ पर जरूरी चीजें भाषा में, भाषा, बोली और लिपि, ये 3 चीजें क्लियर हो गई, क्लियर हुई, सभी को समझ में आया ये सब चीजें जो हमने पढ़ी आज। हैंड रेज करेंगे, इस तरह से हैंड रेज करेंगे, जो भी हमने यहाँ पर पढ़ा समझ आया। यस, वेरी गुड। और दूसरी चीज, नोट डाउन जरूर करें, जब भी क्लास में बैठते हैं तो नोट डाउन जरूर करें। अब आता है हमारा सबसे मेन पार्ट, वो है व्याकरण। क्या है, व्याकरण। तो देखिए, जो हमारा ये व्याकरण है, जिसमें हम क्या जानते हैं, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान। तो क्या है व्याकरण, व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसमें हम भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करते हैं, यानी कि किस तरह से शुद्ध रूप में प्रयोग किया जाए उसे, इसका ज्ञान हम करते हैं। तो अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए नई व्याकरण, नई हेडिंग डालेंगे व्याकरण, और नेक्स्ट सेशन में हमारी शुरुआत होगी व्याकरण से। तो जितना भी आपने आज पढ़ा है उसको घर पर एक बार रिवाइज करें। नेक्स्ट सेशन में कोई भी अगर डाउट होता है, मैम मुझे ये समझ में नहीं आया, नेक्स्ट सेशन में सबसे पहले आप यहाँ पर अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, उसके बाद हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे व्याकरण से। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।